देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट विधानसभा चुनाव को लेकर सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद से चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने कर दिया अमेरिका से ऐलान। आरएसएस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी दोनों को निशाने पर लिया गया है। दोस्तों बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए बताया है कि अब नरेंद्र मोदी किस तरीके से उनकी बातें सुनने भी लगे हैं और नरेंद्र मोदी से कोई नहीं डरता। दोस्तों बताएंगे और भी क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। इसी के साथ में मणिपुर के अंदर फिर से हिंसा की खबर सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे मुख्यमंत्री के घर और राज्यपाल के घर पर भी पत्थरबाजी की खबर सामने आ रही है। इसके बाद जोरदार तरीके का हुआ है प्रदर्शन। बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के अपने ही मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों इसी के साथ में महाराष्ट्र पहुंच गया अचानक से अमित शाह। बताएंगे जैसे ही सर्वे सामने आए वैसे ही अमित शाह अब चुनावी राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर को छोड़कर महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण और जम्मू कश्मीर को लेकर सट्टा बाजार की ओर से क्या संकेत दिए जा रहे हैं। दोस्तों और आदिवासियों पर हमले के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बुरी तरीके से फंस गए हैं। साथ साथ दोस्तों कई सारे और भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी ठोक दी है। चुनावी राज्य हरियाणा जुड़ी हुई पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे देश के अंदर कौन कौन सी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह लाख महाराष्ट्र का दौरा कर ले लेकिन जनता ने वहां पर मन बना लिया है परिवर्तन करने का, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि सबसे पहली न्यूज आप तक पहुंचे। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है। लेकिन जब जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर रहते हैं और वहां से बयान जारी करते हैं, सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई उथल पुथल देखने को मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बार फिर से भूकंप सा आ गया है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब राहुल गांधी को लेकर टिप्पणियां करने लगे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में उनके लिए सभी संचार के माध्यम यानी लोगों से बात करने के रास्ते बंद कर दिए गए थे। संसद में दिए गए भाषण को टीवी पर नहीं चलाया जाता था, मीडिया में उनकी बातों को इग्नोर किया जाता था, कानूनी रूप से मदद भी नहीं मिल रही थी। इसके बाद हम लोगों ने फैसला लिया, कांग्रेस पार्टी और उसके संगी साथियों ने, कि अब लोगों से सीधा संपर्क साधा जाएगा। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की कल्पना की गई, 4000 किलोमीटर की यात्रा निकाली गई और इसका जबरदस्त तरीके का असर देखने को मिला। जहां तहां जोरदार समर्थन मिला। राहुल गांधी ने कहा कि शुरुआत में उन्हें घुटने में तकलीफ हो रही थी लेकिन लोगों का प्यार देखने के बाद उनको हिम्मत आई और उन्होंने अपनी यात्रा को और तेजी से आगे बढ़ाया। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि पहले लोग नरेंद्र मोदी से डरा करते थे लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से अब नरेंद्र मोदी से कोई नहीं डरता है। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है और इसके बाद 240 के आंकड़े पर आकर बीजेपी समेट गई है, तो इस पर भी राहुल गांधी की ओर से तंज कसा गया है। दोस्तों कुल मिलाकर राहुल गांधी के इन्हीं बयानों पर बीजेपी के लोग बुरी तरीके से चिड़े हुए हैं और कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपका क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर जैसे ही अवसर भी आने शुरू हो गए दोस्तों वैसे ही अमित शाह महाराष्ट्र के अंदर बार बार दौरे करने शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हरियाणा के अंदर चुनाव की घोषणा की गई वैसे ही भारतीय जनता पार्टी लगता है अपने हाथ खड़े करते, उनको लग नहीं रहा कि हरियाणा में कोई स्कोप है, तो अब महाराष्ट्र के दौरे पर जाने लगे हैं। आपको बता दें कि इंपेरिकल और मास सर्वे के अनुसार इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन 123 सीटें और महाविकास अघाड़ी गठबंधन 152 के आसपास सीटें जीतने वाली है, यानी मेजोरिटी के 144 के आंकड़े से 8 सीटें ज्यादा महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मिल सकती है। इसके बाद अमित शाह अब सर्वे के बाद से राज्य का दौरा करने के लिए पहुंच गए। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार से मुलाकात करने के लिए रविवार को मुंबई पहुंच गए हैं। दोस्तों इस बैठक में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी अजित पवार की पार्टी की ओर से कई सारे विवादास्पद बयान को लेकर भी बातचीत बन गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में अमित शाह ने नेताओं को सार्वजनिक विवादों से बचने के निर्देश जारी किए हैं और सहयोगियों से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का आह्वान किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों अमित शाह के बयानों और अमित शाह के बार बार किए जा रहे दौरे से समझ में आ गया है कि सर्वे के नतीजे के बाद से अब सबसे ज्यादा डर भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की हार को लेकर सता रहा है। और आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा दूसरा राज्य है और इकोनॉमी की बात करें तो महाराष्ट्र भारत के अंदर सबसे ज्यादा रिच स्टेट है। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसीलिए महाराष्ट्र में चुनाव जीतने को लेकर इतने ज्यादा आतुर दिखाई देते हैं। लेकिन अब अमित शाह का हरियाणा का दौरा छोड़कर सीधा महाराष्ट्र आना साफ संकेत दे रहा है दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी को अब डर सताने लगा है कि महाराष्ट्र उनके हाथ से निकल जाएगा। दरअसल दोस्तों सर्वे में तो ये काफी कम आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन और प्रचंड जीत हासिल कर सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी सर्वे पूरी तरीके से क्लीन स्वीप दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन के पक्ष में, लेकिन अंततः रिजल्ट पूरी तरीके से महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पक्ष में रहा था। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। इसी के साथ में सट्टा बाजार ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा प्रेडिक्शन किया। इससे पहले हरियाणा को लेकर भी सट्टा बाजार के रिजल्ट सामने आए थे, जिन्होंने 58 से 60 सीटें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को 20 से 25 सीटें दी थी। अब जम्मू कश्मीर को लेकर भी इसी तरीके का दावा सामने आया है। सट्टा बाजार ने जम्मू कश्मीर के 90 सीटों को लेकर दावा किया है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी और एनसी दोनों मिलाकर 52 से 58 सीटें जीत सकते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 20 से 27 सीटों पर सिमट जाएगी। जबकि पीडीपी पार्टी जो अलग से चुनाव लड़ रही है उनको 4 से 5 सीटें मिलने की संभावना है, यानी एनसी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन राज्य के अंदर सरकार बना सकता है। और पीडीपी के पास इतनी सीटें भी नहीं आएंगी कि वो दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बारे में सोच विचार भी कर सके। और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी कहीं कोई स्कोप नहीं है सरकार बनाने का। दोस्तों एक तरफा नतीजे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर राज्यपाल के पास पहुंचते हैं, उनको ज्ञापन सौंप
सौंपते और कहते हैं कि मणिपुर की अखंडता की रक्षा के लिए केंद्र सरकार कदम उठाए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री इसके बावजूद अलग से सीएम बीरेंद्र सिंह को राज्यपाल से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपने की क्या जरूरत है। यानी केंद्र सरकार को अगर कुछ बोलना होगा तो उनको राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की जगह खुद से पार्टी के फोरम पर जाकर बोल देना होगा, और या फिर अमित शाह या मोदी से फोन कर भी वो बोल सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, तो फिर उनको राज्यपाल के पास ये बातें बोलने के लिए क्यों जाना पड़ा है। दोस्तों, क्या ये लोगों को केवल मूर्ख बनाने मात्र के लिए किया जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, मुख्यमंत्री के पास 100 तरीके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह और मोदी को ये बातें बताने की, लेकिन राज्यपाल के थ्रू ऐसा किया जा रहा है, तो गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति के ऊपर हमला करवाया गया। दोस्तों, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें जानकारी देते बताया गया है कि भाजपा के नेता के द्वारा आदिवासियों के घर जलाने और लठे से मारने के आदेश देने एवं उसी से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा धरियावाद के विधायक थावरचंद डामोर पर हमला करने की घिनौनी हरकत के विरोध में 10 सितंबर यानी आज उदयपुर जिला मुख्यालय पर बीएपी पार्टी की ओर से ज्ञापन रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों, यानी आदिवासी समुदाय से आने वाले विधायक के खिलाफ इस तरीके की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साफ शब्दों में कह दिया गया है। वहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी कहा गया कि भाजपा और उसके सहयोगी पूरे देश में लगातार आदिवासियों का दमन कर रहे हैं। उनके पास यूक्रेन के लिए पूरे संसाधन और समय है, पर मणिपुर जाने के लिए 1 मिनट भी नहीं है, जहां पर काफी हिंसा देखने को मिली थी। दोस्तों, साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिसे सबसे बड़ा जाट नेता के तौर पर देखती थी, संजीव बालियान, इस बार के लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ गया। इसके बाद अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए जाट समाज के वोटों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बादली विधानसभा पहुंचे हैं। राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के चुनाव प्रचार में उन्होंने बादली विधानसभा के अंदर ट्रैक्टर से कई सारे कार्यक्रम किए हैं। कार्यक्रम में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, ग्राम वासियों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। लेकिन सवाल घूम फिर कर यही है कि क्या जाट समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट देंगे? क्योंकि इससे पहले तो कभी भी हरियाणा के अंदर कम से कम जाट समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं दिया। लेकिन क्या अब बीजेपी को उम्मीद है कि संजीव बालियान के प्रचार करने के बाद स्थिति पलटेगी? हालांकि दोस्तों, ऐसा अभी तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के कारण बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त तरीके का गुस्सा हर जगह उमड़ता दिखाई दे रहा है। साथ महाराष्ट्र में महायुति सरकार विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख योजनाओं को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ राज्य में वित्तीय संकट से राज्य की स्थिति काफी डामाडोल है। दोस्तों, हाल यह है कि कई सारे डिपार्टमेंट के पैसों में कटौती की गई है। जब किसान आत्महत्या करने को पूरी तरीके से मजबूर हो रखे हैं, तब कृषि बजट को भी कम किया गया है। इसे लेकर सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। दरअसल दोस्तों, जिस तरीके से फ्री बीज बांटे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र का पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की ओर से लाडली बहन योजना वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका बन चुका है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि 10 साल की भाजपा सरकार से लोग त्रस्त आ गए हैं और उनको भी पता है कि लाडली बहन योजना ये जो लेकर आई गई है केवल चुनाव में जीतने मात्र के लिए लेकर आया गया, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। सारे डिपार्टमेंट के बजट को एक तरफ शिफ्ट कर दिया गया है ताकि लाडली बहन योजना को धरातल पर लागू किया जा सके। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों ये पूरी तरीके से चुनावी एजेंडा है और जैसे तैसे महिलाओं के वोट लेने का एक तरीका है, चुनाव के बाद अगर गलती से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो सबसे पहले इस योजना को बंद किया जाएगा। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ हरियाणा के नूह से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आफ्ताब अहमद सोमवार को जिला बार एसोसिएशन के पास पहुंचे। नूह के अधिवक्ताओं ने उनको जोरदार तरीके से समर्थन देने का ऐलान किया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वकीलों ने आफ्ताब अहमद को आश्वासन दिया है कि वो भरपूर पूरी तरीके से उनके समर्थन में खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी आफ्ताब अहमद ने स्वागत के लिए वकीलों का ध्यान करते हुए कहा कि वकीलों की जमात न्याय के लिए जानी जाती है और सही गलत के बीच में तर्क वितर्क के लिए जानी जाती है और 10 साल के कुशासन को लेकर लोग काफी त्रस्त हैं। साथ साथ हरियाणा के चुनाव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी ठोक दी है। दोस्तों, राव इंद्रजीत ने इशारों में कहा है कि यहाँ की जनता चाहती है कि मैं सीएम बनूं। अगर यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ न दिया होता तो 2 बार मनोहर लाल खट्टर की सरकार राज्य में नहीं बन पाती। राव इंद्रजीत ने कहा कि आज चुनाव में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व ने यह बात भी सच्चाई है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राव इंद्रजीत की ओर से मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी दावेदारी कर दी गई है। इससे पहले वो कई बार कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र ऐसे नेता है जो मुख्यमंत्री पद पर अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह और मोदी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ने के कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी वोट लेकर आते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये तो अभी केवल शुरुआत है, आने वाले दिनों के अंदर मुख्यमंत्री पद का तो पता नहीं, लेकिन चुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ टब्बल जरूर देखने को मिलेगा। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर विधानसभा चुनाव को लेकर 107 सीटों पर चुनाव लड़ने का अपना प्रस्ताव शिंदे गुट की ओर से भारतीय जनता पार्टी को भेज दिया गया है। इसमें 288 में से 107 सीटों पर शिवसेना एकनाथ शिंदे की ओर से दावेदारी की गई है। दोस्तों, देखते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी मिलकर कितनी सीटें इनको देने को तैयार होगी और कितनी सीटों पर पूरा मामला आकर अटकेगा। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें इंडिया गठबंधन आने वाले 4 विधानसभा चुनाव में से 3 जीतने जा रहा है। एक में इंडिया गठबंधन के लिए हार हो सकती है, लेकिन वहां भी काफी क्लोज मुकाबला चल
चल रहा है। बात झारखंड की है दोस्तों, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन काफी टफ फाइट चल रही है वहां पर, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर एक सिंपैथी की लहर भी है। शायद यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में काफी मशक्कत के बाद थोड़ी सी सीटें ज्यादा मिल सकती है, ये दावा कर रहे हैं यशवंत देशमुख। लेकिन वो मानते हैं कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के अंदर कोई इफ और बट नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामलों से जुड़े याचिका पर सुनवाई की और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा और अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इससे संबंधित पक्षों को लिखित दलीलें पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। देखते हैं क्या जानकारी आने वाले दिनों के अंदर दी जाती है। दोस्तों इसी के साथ में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष महाविकास अघाड़ी गठबंधन और जहां सिंध सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी ओर महायुति सरकार के घटक दल भी आपस में भिड़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अजित पवार की ओर से अब सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का मैसेज जाए कि अजित पवार शरद पवार के खिलाफ है। शायद यही बड़ा कारण है कि वो अपने पार्टी तोड़ने के फैसले का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि परिवार तोड़ने वालों को समाज पसंद नहीं करता, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यानी इस तरीके के सिंपैथी वाले बयान देकर एनसीपी के वोटरों को अपने साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि शरद पवार जहां पर रहते हैं वहीं पर एनसीपी के वोटर रहते हैं और इसीलिए लोकसभा चुनाव में अजित पवार को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो कहने लगे हैं कि उन्हें गलती का एहसास हो गया है, परिवार को नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन घूम फिर का सवाल यही है कि अजित पवार ने परिवार को तो तोड़ ही दिया है, तो एक बार फिर से उनको महाराष्ट्र की जनता के द्वारा दंड दिया जा सकता है, क्योंकि जब तक स्थिति पुरानी वाली नहीं होगी तब तक इसी तरीके से उनके खिलाफ लोगों का वोट देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अजित पवार अगर वाकई अपने परिवार टूटने को लेकर इतनी ज्यादा गलती महसूस कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले शरद पवार के पास जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद देना चाहिए, पैर छूना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। और उसके बाद अपनी पार्टी एनसीपी अजित पवार पार्टी का शरद पवार वाली पार्टी में विलय कराया जाना चाहिए और पुराना सिंबल वापस लौटा देना चाहिए। तब जाकर माना जाएगा कि उन्होंने अब परिवार को तोड़ने की जगह फिर से सुलह कराने की कोशिश की है और इसके बाद लोगों का एक सिंपैथी उनके प्रति डेवलप होगा। दोस्तों और अगर आप भी मानते हैं कि एकदम यही रास्ता है जिस पर चलकर अजित पवार आखिरकार अपने पुराने पापों से प्रायश्चित प्राप्त कर सकते हैं, आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या करना चाहिए अजित पवार को अगर उनका एहसास हो गया कि उन्होंने पार्टी तोड़कर गलत किया है? तो साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा लाल बहादुर शास्त्री ने इलाहाबाद में एक सभा में कहा था कि आजादी के 10 से 12 वर्ष में देश ने जो प्रगति की है वो अंग्रेजों के शासन काल के दौरान 200 साल तक नहीं हुआ है। हमारे यहाँ हवाई जहाज, मोटर गाड़ियां बन रही है, नए बांध, नई नहरें बन रही है, अस्पताल, स्कूल और सड़कें बन रही है, लेकिन आज कुछ लोग बोलते हैं कि देश में कुछ नहीं हुआ है। अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे की ओर से एक पूरा बयान दिया गया है। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र किया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के लोग लाल बहादुर शास्त्री को मिलकर सम्मान देते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, तो फिर उनको लाल बहादुर शास्त्री की इस बात का स्वीकार भी करना चाहिए कि 10 से 12 साल में आजादी के बाद बहुत विकास हुआ था और उसके बाद लगातार ये विकास की धारा आगे बढ़ती चली आई है। दोस्तों और अगर आप भी मानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने ही भारतीय जनता पार्टी के दावों पर आईना दिखा दिया है और इतिहास की कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आएंगी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास उनका जवाब तक नहीं होगा। साथ साथ दोस्तों हरियाणा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने घोटालों की एक पूरी लिस्ट निकलवाई है और इस पूरे लिस्ट में ऐसे ऐसे घोटाले हैं जिससे लेकर अब हरियाणा पर जोर शोर से फोकस किया जा रहा है। हरियाणा के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट की ओर से कहा गया और बताया गया है कि हरियाणा में 10 साल के शासनकाल के दौरान डाडम खनन घोटाला हुआ, यमुना खनन घोटाला हुआ, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदल घोटाला, अमृत योजना और सफाई घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, रोडवेज स्कीम घोटाला, इन सब घोटालों का, बेटियों के शोषण का, बेरोजगार युवाओं का, किसानों की शहादत का हिसाब करेगा हरियाणा का एक एक वोटर। बीजेपी की करारी हार होगी और ये बात बीजेपी जानती है। कुल मिलाकर दोस्तों मीडिया में उन्होंने ये सारी भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं गिनवानी शुरू कर दी, तो लाइन से उन्होंने सारी सिलसिलेवार तरीके से विफलताएं गिनवाई है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ 4.5 साल तक सरकार चलाने वाले जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला का एक इंटरव्यू काफी शेयर किया जा रहा है। दोस्तों अजीत अंजुम के इस इंटरव्यू में उनसे कई सारे सवाल पूछे गए। ये पूछा गया कि आपके पिता ने किसानों के आंदोलन को बीमारी बता दिया था। इसके बाद दुष्यंत चौटाला अपने पिता के उस तरीके के बयान को लेकर, किसानों के विरोध वाले बयान को लेकर कहने लगे कि वो तो केवल स्लिप ऑफ टंग था, यानी जुबान फिसल गई थी, इसलिए ये बातें निकल गई। कुल मिलाकर दोस्तों सवाल यह है कि क्या दुष्यंत चौटाला को लगता है कि हरियाणा की जनता मूर्ख है, उन्हें दिखाई नहीं देता कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने किस तरीके से किसानों के आंदोलन को रोकने के प्रयास किए थे? आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पूरे मणिपुर में पहले छात्रों ने दिन में प्रदर्शन किया, उसके बाद भारी संख्या में महिलाओं ने जोरदार तरीके से आंदोलन किया है। दोस्तों मणिपुर को लेकर जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुआ था, उसके बाद अब सिक्योरिटी की मांग को लेकर जोरदार जहां तहां प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, तो अपनी राय जो लेकर साथ साथ हरियाणा में बीजेपी की राजनीति का मतलब केवल वंशवाद दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारी इंफॉर्मेशन सामने आई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। दोस्तों ऐसे ही शक्ति रानी शर्मा जो कालका से मैदान में उतरी हुई है, जन चेतना पार्टी के नेता विनोद शर्मा की पत्नी है और राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा की मां है। बात करें कि समान लखा जहां से भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन भड़ाना को मैदान में उतारा है, पूर्व मंत्री कतार सिंह भड़ाना के बेटे हैं। भव्य बिश्नोई के बारे में आप जानते हैं कि वो आदमपुर से विधायक भी हैं और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भी हैं
और भजन लाल के पोते भी हैं। फिर दोस्तों बीजेपी ने दादरी की सीट से सुनील सांगवान को मैदान में उतारा है, जो पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं। श्रुति चौधरी की बात करें तो राज्यसभा की भारतीय जनता पार्टी की सांसद, कांग्रेस पार्टी की पूर्व नेत्री किरण चौधरी की बेटी है। हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती भी है। साथ साथ दोस्तों आरती सिंह राव जो अटेली से चुनाव लड़ रही है, केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह राव की बेटी है। साथ साथ राव नरबीर सिंह जो बादशाहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व राव महावीर सिंह के बेटे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये तो कुछ बताए हैं, ऐसे ही और भी कई सारे नेता हैं जो परिवारवाद के तहत भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहे हैं। और उसके बाद बीजेपी वंशवाद को लेकर सवाल खड़ा करती रहती है। साथ महाराष्ट्र के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी को कोई स्कोप ही नहीं दिखाई दे रहा जीत का, तो इसके बाद अब केंद्रीय राजनीति से सीधा राज्य की राजनीति में नितिन गडकरी को लाया जा रहा है। दोस्तों 100 से ज्यादा चुनावी सभा करवाने की तैयारी चल रही है। क्या आपको लगता है कि नितिन गडकरी के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करने से कुछ हालात भाजपा के बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आम आदमी पूरी मुस्तैदी के साथ में चुनाव लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा के मेंबर सुशील गुप्ता की ओर से एक टिप्पणी सामने आई। उन्होंने कहा कि 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जल्द ही दूसरी लिस्ट भी सामने आ जाएगी। आम आदमी पार्टी एक अच्छा, मजबूत और सशक्त विकल्प हरियाणा के अंदर उभर कर सामने आ रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ ममता बनर्जी ने बाहरी वर्सेस बंगाली का कार्ड एक बार फिर से खेला है। दोस्तों सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि संजय राय है, जिसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हावड़ा के अस्पताल में छेड़छाड़ की घटना को लेकर यह पूरा मामला था। दोस्तों दरअसल ममता बनर्जी कह रही है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम रॉय नहीं है, बल्कि राय है, जो बिहार से आता है। एक तरीके से बंगाल वर्सेस बिहार का मामला बनाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने तंजीम फातिमा को हमसफर रिजॉर्ट बिजली चोरी के मामले को लेकर दोष मुक्त कर दिया है। दोस्तों 2019 में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा के हमसफर रिजॉर्ट में बिजली चोरी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। हालांकि उनको दोष मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों एक के बाद एक कई सारे मामले दर्ज किए गए थे 2019 के चुनाव के बाद से, उनमें से ये एक मामला था। इससे पहले बकरी चोरी करने का भी उनके ऊपर आरोप लग चुका है और किताबें चोरी करने के भी आरोप कई सारे लगाए गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आजम खान के पीछे पूरी तरीके से प्रशासन के लोग पड़े हुए थे और उनको लग रहा था कि 2024 के चुनाव में अगर आजम खान सक्रिय नहीं रहेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा, लेकिन मामला एकदम उल्टा पड़ गया। दोस्तों आजम खान को चुनाव से दूर रखकर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि 24 का चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आजम खान जेल में बंद थे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। क्या खुन्नस निकालने के लिए इस तरीके की चीजें की गई, इतने सारे एफआईआर दर्ज किए गए। साथ साथ यूपी के अंदर चुनावी ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार की ओर से तोहफा दिया जाएगा। इसके तहत अगले 1 महीने का अतिरिक्त वेतन भी दिया जाएगा। इसमें 75 जिलों के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। दोस्तों क्या चुनाव से पहले इनडायरेक्ट तरीके से घूस देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उपचुनाव के रिजल्ट काफी मायने रखते हैं और इसीलिए क्या योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से ऐलान किया गया है? जो भी आपकी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि मामला भी काफी ज्यादा उठने वाला है। साथ साथ एआईएमआईएम और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच में अब गठबंधन बनता दिखाई नहीं दे रहा। कारण यही है कि दोनों की ओर से किसी और का अप्रोच नहीं किया जा रहा। महाविकास अघाड़ी गठबंधन वेट एंड वॉच की स्थिति में है, हरियाणा के रिजल्ट को लेकर शायद इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील भी मैदान में उतरेंगे। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का ऐलान किया गया है। इनमें विधायक मुफ्ती इस्माइल शाह, फारूक अनवर और फारूक सब्जी के साथ साथ रईस लस्कारिया को भी मैदान में उतारा जाएगा। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। क्या कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया है? जो भी आपकी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। क्या एआईएमआईएम को महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहिए या फिर अलग से ही चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? साथ साथ उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिसंबर के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। दोस्तों एक और फैसला लिया गया है कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी अब चुनाव लड़ पाएंगे। इससे पहले 2 बच्चों तक का कंडीशन लगा दिया गया था। इससे कई सारे लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो गए थे। साथ साथ दोस्तों पवन खेड़ा एक और बड़ा ऐलान करेंगे। आज सेबी को लेकर एक और बड़ा खुलासा करेंगे। धीरे धीरे करके कई सारे खुलासे होते चले जा रहे हैं। माधवीपुरी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि लगातार एक्सपोज करते चले जाएंगे और डेटा के साथ में हकीकत सबके सामने लाकर रख देंगे। अब देखते हैं दोस्तों कांग्रेस पार्टी की ओर से एक और कौन सा बड़ा खुलासा किया जाता है। सासा मंगेश यादव एनकाउंटर की जांच हाईकोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। दोस्तों जिस तरीके से तथाकथित एनकाउंटर किया गया, इसे लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय राय ने कहा कि एसटीएफ की ओर से किया गया एनकाउंटर फर्जी था, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच ऐसी होनी चाहिए जो परिवार के लोग मांग कर रहे हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों लिखा जरूर आएगा। साथ साथ दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले हरियाणा के अंदर फूक फूक का कदम उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके के विरोध का एक सैलाब देखने को मिला था, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर बाकी बची सीटों पर निर्णय लेने से हिचकिचा रही है। लगभग 67 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अब जो बाकी की सीटें हैं उन पर कब अनाउंसमेंट किया जाएगा बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि किशन ने एक तथाकथित पत्रकार सुशांत सिन्हा के सवालों का जवाब दिया है। दोस्तों दरअसल सुशांत सिन्हा कहते हैं कि वो गोरखपुर में है और गर्मी से बुरा हाल है, लेकिन स्थिति यह है कि यहाँ पर बिजली की कनेक्शन ही नहीं है, लाइट ही नहीं आ रहा है। इस पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन कहते हैं कि आप अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए, लोकेशन बताइए, हम लोग सारी व्यवस्था करवाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों सांसद के द्वारा बिजली को लेकर कहना कि आप एड्रेस दे दीजिए, नाम
नाम बता दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि सांसद जी खुद आपके लिए बिजली लेकर आ जाएंगे अपने घर से, बस आप लोकेशन भेज दीजिए। यानी दोस्तों गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है, वहां पर बिजली का ये हाल है, तो खुद पत्रकार ने ही ग्राउंड स्तर पर जाकर स्थिति को जान लिया है। तब आकर उनको एक शो करना चाहिए, उत्तर प्रदेश के कुशासन के बारे में बताना चाहिए और बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है ये भी बताना चाहिए। अगर ये हिम्मत जुटा पाए सुशांत सिन्हा, तब उनको पत्रकार माना जाएगा, वरना तो सवाल खड़ा करना और फिर रवि किशन का जवाब देना कि स्थिति को ठीक कर लेंगे, ये साफ तौर पर खाना पूर्ति करने वाला मामला है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत धन्यवाद।